हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो है स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, तैयारी जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से आप अपनी कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है, नए हैं, उन सभी को बताते हैं हमारे चैनल पे जो आपकी बीएड फर्स्ट परीक्षा 2026 की आपकी तैयारी है, तो डेली बेसिस पे रेगुलर करवाइए। तो जिससे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो क्लास जो है दोपहर को 1 बजे, कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलेगी। इसी टाइम पर आप सभी को क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आ चुका है, इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे, टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस क्लास का अपडेट, एग्जाम का अपडेट, जो पीडीएफ वगैरह आपको देखने को मिलेगा, तो आप लोग जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने अब तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से देखेंगे, फिर उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। चलिए ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सही उत्तर क्या होगा। अरक्तता निम्न में से किस विटामिन की अल्पता के कारण होता है, बताइए। अरक्तता जो है निम्न में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है, बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा B6 और B12 की कमी के कारण होता है। ठीक है, शरीर के किसी भी भाग में ऊतकों में रक्त आपूर्ति की कमी होना तथा उसके कारण मानव शरीर की कोशिकाओं में रक्त की कमी हो जाना अरक्तता कहलाता है। ठीक है, यह महिलाओं में अधिक पाया जाता है, यानी कि खून की कमी। ठीक है, शरीर में विटामिन B12 एवं B6 की अल्पता के कारण जो है अरक्तता यानी कि एलेमिया होता है। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन देखेंगे, आपका दूसरा नंबर क्या देगा। इलायोप्लास्टा संग्रहित करते हैं क्या। इलायोप्लास्टा क्या संग्रहित करते हैं, तो इलायोप्लास्टा संग्रहित करते हैं साथियों आपका वसा। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है, सही उत्तर हो जाएगा। इलायोप्लास्टा जो है वसा संग्रहित करते हैं, इकट्ठा करते हैं। क्लियर। ये पौधों में विशेष रूप से जो है वसा संग्रहित करते हैं, इलायोप्लास्टा। चलिए तीसरा नंबर ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। ध्यान से देख के बताइए तब तक। चलिए, वर्षा ऋतु में लकड़ी के बने दरवाजे के फूलने का कारण क्या है, बताइए। वर्षा ऋतु में लकड़ी के बने दरवाजे के फूलने का कारण क्या होता है। वाष्पोत्सर्जन, अंतः शोषण, बहिः परासरण या बिंदु श्रावण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंतः शोषण। ठीक है, अंतः शोषण एक आपका विलयन के गठन के बिना पदार्थ से पानी को सोखने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, इस प्रक्रिया में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि यह एक सामग्री की निष्क्रिय परिवहन है। ठीक है, वर्षा ऋतु में लकड़ी के बने दरवाजे फूलने का कार्य जो है अंतः शोषण होता है। इसके कारण ही दूध में आपका किशमिश का फूलना, पानी में बीज का फूलना इत्यादि होता है अंतः शोषण की वजह से। चलिए चौथा नंबर है, जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन क्या होता है। घटता है, बढ़ता है, या पहले घटता है बाद में बढ़ता है, या वही रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है, जब बर्फ पिघलती है तो पहले उसका आयतन क्या है, घटता है, फिर बाद में बढ़ता है। तो ऑप्शन जो सी जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर सभी को इसके बारे में। बर्फ का घनत्व जो है बर्फ का जो घनत्व है जल के घनत्व से कम होता है। घनत्व के अंतर से यह स्पष्ट है कि बर्फ के पिघलने से बने जल का आयतन जो है बर्फ के आयतन से कम होगा। चलिए, तो जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन क्या होता है। पहले घटता है, फिर बाद में बढ़ता तो नहीं है। एक मिनट देखिए, कम होगा। ठीक है, यानी कि घटेगा। तो ये वाला सही होगा। पहले जो घटता है ये नहीं होगा, सिर्फ घटता है। ठीक है,
जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन क्या होता है, घटता है। चलिए, बाद में बढ़ेगा नहीं। पादपों द्वारा वायुमंडल में जल परिवर्धन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पादपों द्वारा, हाँ, पादपों द्वारा वायुमंडल में जल परिवर्धन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बताइए। तो ये आपकी जो है वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है राइट आंसर। पादपों द्वारा वायुमंडल में जल परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। चलिए, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। छठे नंबर पर उत्तर दीजिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने गवर्नर के कार्यकाल की अवधि होती है कितनी? बताइए। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? यह होती है साथियों हमारी 3 साल की, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को? इसके पश्चात कार्यकाल को बढ़ाने के लिए पुनः नियुक्ति की जाती है। चलिए, सातवां नवा प्रश्न पूछा गया है। चाबहार बंदरगाह किन देशों द्वारा जो है संयुक्त रूप से बनाया जाएगा? बताइए। चाबहार जो बंदरगाह है किन देशों द्वारा जो है संयुक्त रूप से बनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईरान, अफगानिस्तान और भारत, ठीक है। अभी तो ईरान की लड़ाई चल रही है, तो देखा जाएगा आगे। तो ऑप्शन जो आपका ए दिया गया है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका है 8वां नंबर। भारत का 29वां राज्य कौन सा था? बताइए, भारत का 29वां राज्य कौन सा था? तो भारत का 29वां राज्य अगर देखा जाएगा तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा तेलंगाना, ठीक है। ऑप्शन और जो डी दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा। तेलंगाना राज्य जो है भारत के आंध्र प्रदेश राज्य से अलग करके जो 2 जून 2014 को बनाया गया था। क्लियर? चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है क्वेश्चन नंबर 9। जीव मिखा सिंह किस खेल से जुड़े हैं? जीव मिखा सिंह जो है किस खेल से जुड़े हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों गोल्फ के साथ, ठीक है। जीव मिखा सिंह जो है गोल्फ के साथ जुड़े हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो सी दिया गया राइट आंसर। और इनके पिता जो है प्रसिद्ध भारतीय धावक मिखा सिंह तथा माता जो है भारत की महिला वॉलीबॉल टीम की पूर्व कप्तान जो है निर्मल कौर थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका है 10वां नंबर। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की जो है विधानमंडल द्विसदनीय है? बताइए। किस राज्य निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानमंडल जो है द्विसदनीय है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाती है बिहार राज्य की, ठीक है। ऑप्शन जो डी दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा। भारत के 29 राज्यों में बिहार और क्या दिया गया है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर राज्यों में जो है विधानमंडल द्विसदनीय है, ठीक है। शेष राज्यों में जो है विधानमंडल एक सदनीय है। ये तात्पर्य है विधानसभा तथा विधान परिषद से। मतलब वहाँ पे विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है। 11 नंबर। भारतीय संघ कौन से देश के संघ के सदृश है? बताइए। भारतीय संघ जो है कौन से देश के संघ के सदृश है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तो कनाडा के, ठीक है। भारतीय संघ जो है कनाडा देश के संघ के सदृश है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्लियर? भारतीय संघीय व्यवस्था जो है कनाडा की संघ व्यवस्था पर आधारित है, ठीक है। भारत संघ निर्माण के आधार पर जो है तथा केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति के आधार पर जो है कनाडा संघ के सदृश है। क्वेश्चन नंबर आपका 12 ध्यान से देखिएगा। पूछा गया है 93वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? 93वां संवैधानिक संशोधन जो है किससे संबंधित है? तो यह संबंधित साथियों आपका शिक्षण संस्थानों में ओबीसी के आरक्षण से, ठीक है। ऑप्शन और जो डी दिया गया राइट आंसर। 93वां संविधान संशोधन वर्ष 2006 में आरक्षण के कुछ प्रावधानों के लिए जो है किया गया था। इसके तहत जो है शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के नागरिकों के दाखिले के जो है आरक्षण की व्यवस्था की गई है। चलिए, 13वां प्रश्न। भारत में राजनीतिक दलों की मान्यता दी जाती है कैसे? बताइए। भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कैसे दी जाती है? केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, या भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा, या भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत में राजनीतिक दलों की मान्यता दी जाती है भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन और जो डी दिया गया है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे। आपका 14वां प्रश्न ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष जो है पारित किया गया था? भारत में सूचना का अधिकार जो है किस वर्ष पारित किया गया था? तो भारत में सूचना का अधिकार पारित किया गया था वर्ष 2000
पांच में तो ऑप्शन हो जो सी दिया गया है, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। सूचना का अधिकार अधिनियम वर्ष 2005 में पारित हुआ था। यह कानून भारत के सभी नागरिकों को सरकारी फाइलों या रिकॉर्डों में दर्ज सूचना को देखने और उसे प्राप्त करने का अधिकार देता है। ठीक है। यह अधिनियम जो है भारत में जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे देश में लागू है। ठीक है। चलिए, 15 नंबर प्रश्न पूछा गया, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है। देखिए, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या की अगर बात करेंगे तो आप ये आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। कुल 8 हो गई है। ठीक है। ऑप्शन जो हमारा डी दिया गया राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन से है तो देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, चंडीगढ़ है, दादरा नगर हवेली है, दमन और दीव है, लक्षद्वीप है, पुदुचेरी है, दिल्ली है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। ठीक है। तो ये हमारे भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 16 ध्यान से देखेंगे। भारत का निर्वाचन आयोग क्या है। विधिक संस्था है, प्रशासनिक संस्था है, या अधिनियमित संस्था है, या संवैधानिक संस्था है, क्या है। भारत का निर्वाचन आयोग क्या है, तो भारत का निर्वाचन आयोग एक आपका अस्थाई संवैधानिक संस्था है। ठीक है। अस्थाई संवैधानिक संस्था है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी जो दिया गया साथियों राइट आंसर होगा। और इसका वर्णन जो है संविधान के अनुच्छेद 324 में किया गया है। ठीक है। निर्वाचन आयोग की स्थापना आपकी 26 जनवरी 1950 को की गई थी। 17वां प्रश्न पूछा गया है, लोकसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने जो सदस्य हैं मनोनीत किए जाते हैं, बताइए। लोकसभा में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्य जो है मनोनीत किए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 2। ठीक है। ऑप्शन जो डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। लोकसभा में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है एंग्लो इंडियन समुदाय के जो है 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। चलिए, 18वां प्रश्न ध्यान से देखेंगे, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। अगर लोकसभा का प्रोटेम अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है कैसे होते हैं, लोकसभा का प्रोटेम अध्यक्ष कैसे नियुक्त किया जाता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बताइए, लोकसभा का प्रोटेम अध्यक्ष कैसे नियुक्त किया जाता है, इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है। ऑप्शन जो ए दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। 19वां प्रश्न पूछा गया है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 70 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन जो है राष्ट्रपति होगा, बताइए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 70 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन राष्ट्रपति होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी जो दिया गया राइट आंसर होगा। ठीक। क्लियर। चलिए, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका है 20 नंबर। पूछा गया है, ध्यान से देखिए क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का दक्षिणतम बिंदु है, बताइए। कौन सा जो है भारत का दक्षिणतम बिंदु है, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु अगर देखा जाएगा तो इंदिरा बिंदु यानी कि इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। ऑप्शन जो हमारा ए दिया गया है राइट आंसर, भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान निकोबार द्वीप के ऊपर निकोबार द्वीप में अवस्थित है। इसे पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जो है जाना जाता है। ठीक है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पैरन द्वीप अंडमान सागर में स्थित है। ठीक है। चलिए, 21 21 नंबर ध्यान से देख के बताएगा, भाखड़ा नागल बांध की ऊंचाई क्या है, बताइए। भाखड़ा नागल बांध की जो ऊंचाई है क्या है, तो भाखड़ा नागल बांध की जो ऊंचाई है साथी आपकी 226 मीटर है। ऑप्शन जो हमारा सी दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। भाखड़ा नागल बांध पंजाब की सतलुज नदी पर स्थित है, जो भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी नदी घाटी परियोजना है। यह राजस्थान, पंजाब एवं हरियाणा की संयुक्त परियोजना है और इसकी ऊंचाई जो है जो 226 मीटर है। ठीक है। जो भारत का दूसरा सबसे ऊंचा है बांध है, और भारत का सबसे ऊंचा बांध आपका टिहरी बांध है, जिसकी ऊंचाई आपकी 261 मीटर है। ठीक है। 22 नंबर प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार जो है किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है, बताइए। जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जो जनसंख्या है सर्वाधिक है, इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों उत्तर प्रदेश की। ठीक है। ऑप्शन जो ये दिया गया है राइट आंसर होगा। चलिए, और न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य आपका सिक्किम हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका है 23 23 नंबर, क्या देगा, सुंदरवन डेल्टा कौन से पेड़ के लिए जो है प्रसिद्ध है। सुंदरवन डेल्टा जो है कौन से पेड़ के लिए प्रसिद्ध है, यह प्रसिद्ध है आपका सुंदरी के लिए। ठीक है।
ऑप्शन नो जो सी दिया गया है सही उत्तर हो जाएगा। सुंदरवन का डेल्टा जो है भारत ही नहीं अपितु विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है, जो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है। यह क्षेत्र जो है मैंग्रोव वन से घिरा हुआ है। यहाँ सुंदरी नामक वृक्ष जो है सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम जो है सुंदरवन पड़ा है। ठीक है, सुंदरी आपका हेलोफाइट पौधा है जो समुद्र किनारे जो है नमकीन पानी में उगता है। 24 नंबर प्रश्न पूछा गया है, न्यूनतम वृद्धि काल वाला बायोम है, क्या बताइए। न्यूनतम वृद्धि काल वाला बायोम क्या है, तो न्यूनतम वृद्धि काल वाला बायोम आपका देखा जाएगा तो टुंड्रा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी दिया गया है राइट आंसर होगा। ठीक है, न्यूनतम वृद्धि काल वाला बायोम हमारा टुंड्रा वन है। क्लियर सभी को, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा। न्यूनतम वृद्धि काल वाला बायोम हमारा टुंड्रा। चलिए 25 नंबर आखिरी क्वेश्चन है, जेरोफाइटिक वनस्पति अधिकतम अधिकतर पाई जाती है कहाँ पर बताइए। जेरोफाइटिक वनस्पति अधिकतम कहाँ पे पाई जाती है, तो यह पाई जाती है साथियों घास के मैदान एवं मरुस्थलों में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है, सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर सभी को, जेरोफाइटिक वनस्पति अधिकतर पाई जाती है घास के मैदान एवं मरुस्थलों में। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ जो क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास जो अच्छी लगी पसंद है, अपना जो फीडबैक है क्लास के बारे में नीचे कमेंट है। क्लास अच्छी लगी लाइक करेंगे, चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बाकी आपसे से मिलता हूँ आपकी अगली क्लास है, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।